So, hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. So, really, मैं welcome back after our festival season. Literally पूरा week सब लोग काउस में ही थे एंड खैर अब सब लोग फ्री हो गए हैं, त्योहार सारे जा चुके हैं एंड हम लोग वापस अपनी लाइफ के ट्रैक पर आ रहे हैं। तो उसी लाइफ के ट्रैक पर आते हुए मैं भी वीडियो अपडेट करने के बारे में सोच रही थी एंड लिटरली टाइम नहीं मिला, बट नाउ आई एम फ्री सो स्टार्ट। बट हाँ, उससे पहले लास्ट वीडियोस में या फिर कहा जाए लास्ट कुछ पार्ट्स में मुझे क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं कि सब कुछ मिस्ड हो गया है एंड यू कांट फिगर आउट कि स्टोरी चल क्या रही है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड सब कुछ बस ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ द सडन हम किसी न्यू स्टोरी के अंदर जंप कर गए हैं। ये एक क्वेश्चन था, सो बेटर होगा कि मैं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूँ, तो ये जो ऑल ऑफ द सडन चेंज आया है वो आपको बेटर तरीके से समझ आए एंड जो आगे स्टोरी चलेगी उससे भी आप कनेक्ट फील कर पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। तो विज़ान की मॉर्निंग सेरेमनी से पहले और बाद में बहुत कुछ हुआ था जिसने ये सब कुछ ऐसा बना दिया है, लाइक एक ब्यूटीफुल शैंडेलियर की तरह जो लाइफ चमकती रहती थी वो अचानक से एक झुग्गी झोपड़ी वाले घर में ट्रांसफ़र हो गई है। एंड सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हमने देखा था विज़ान की मॉर्निंग सेरेमनी के टाइम पर इबो ने विज़ान को मार कर दिया था एंड विज़ान जो कम्प्लीटली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वर्स्ट स्टेट में था, ही डजंट नो व्हाट हैपन आफ्टर दैट हुलियन का जो आउटबर्स्ट हुआ था एंड वो सारा आउटबर्स्ट पहले ईबो की तरफ ट्रांसफ़र हुआ था एंड ईबो को प्रोटेक्ट करने के लिए शिचैन ने वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था एंड कहीं ना कहीं उसमें मार्कस भी था। तो उस आउटबर्स्ट में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन विज़ान को सिर्फ इतना ही पता है कि ईबो ने उसे मार किया, तो उसकी सिर्फ याददाश्त में सिर्फ यही है और उसके एक बहुत लंबे वक्त तक विज़ान नींद में ही था, गहरी नींद में। एंड उसी नींद में ईबो अचानक से उसे एक ऐसी जगह पर ले आया जो कम्प्लीटली आउट ऑफ द प्लेस है एंड वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया ये तो हम लोग डेफिनेटली आगे एक्सप्लोर करेंगे। एंड उसके बाद शिचैन और मार्कस और या फिर उनकी बाकी लाइफ के लोगों का क्या हुआ वो भी हम लोग बाद में ही एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ मैं भी आपको ऑल ऑफ द सडन नहीं बता सकती, बट डेफिनेटली ये था कि वो आउटबर्स्ट ऐसे ही नहीं रहने वाला था, हुलियन सबको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, तो शायद खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और या फिर विज़ान को प्रोटेक्ट करने के लिए ईबो यहाँ पर विज़ान को ले आया है। अब वो कहाँ आया है, क्या करने आया है, ये बात किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता है, जो भी है उसके लिए हमें थोड़ी स्टोरी को जानना ही पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको मेरे साथ रखना पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि अब एक न्यू लाइफ शुरू हो चुकी है जहाँ पर पुराने जितने भी लोग थे हमारी स्टोरी के अंदर वो डेफिनेटली कनेक्टेड नहीं हैं, सिर्फ कुछ वक्त के लिए, क्योंकि बाद में तो सब लोगों को कनेक्ट हो ही जाना है, लेकिन अभी के वक्त के लिए ये स्टोरी विज़ान एंड ईबो के इर्द गिर्द ही घूमेगी। वैसे ज़्यादातर स्टोरीज़ हम लोगों को वेल सेटल्ड विज़ान एंड ईबो की ये नज़र आती है जहाँ पर उन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, तो ये शायद फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरीके के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पर उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ही इज़ लिटरली ब्रोक आउट, जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ के लिए लगभग वांदे ही हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जिस तरीके से सर्वाइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उस तरीके से हम लोग अपने कपल को देखेंगे स्ट्रगल करता हुआ, सर्वाइव करता हुआ एंड एक दूसरे के क्लोज आता हुआ, डेफिनेटली व्हाई नॉट। तो देखते हैं कैसे जाता है सब कुछ। महल की चमक धमक से दूर एक साधारण सी ज़िंदगी जो छोटी से घर के अंदर धीमे धीमे कर पनपती है। तो अभी तक हमने ईबो को एक ओपन बुक की तरह देखा है, मे बी इस बार विज़ान भी एक ओपन बुक बन जाए एंड धीमे धीमे कर हम भी उसे रीड करना स्टार्ट कर सकें, जिसकी लैंग्वेज शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है पढ़ने के लिए, बट एक बार अगर उसे कोई सच में दिल से पढ़ना शुरू करेगा तो उससे प्यार कर बैठेगा। देखते हैं किस तरीके से विज़ान को इस जर्नी में हम पढ़ते हैं। बट उससे पहले बेचारे को जो शौक लगा हुआ है वो बेचारा आज की हकीकत में वापस तो आ जाए, सब चीज़ में ढल तो जाए, क्योंकि अब ईबो तो इन सब चीज़ों में ढल चुका है क्योंकि उसे एक लंबा वक्त हो गया है होश में आए हुए, लेकिन विज़ान को नहीं हुआ है। वो बेचारा अभी अभी होश में आया है एंड वो अपनी लाइफ वहीं देखता था, बड़े से महल में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो उसे नहीं चाहते थे, जिसके लिए वो एग्जिस्ट भी कर रहा था ना, तो वो एक बॉदरिंग चीज़ थी उन सब लोगों के लिए। पर अचानक से अब विज़ान एक ऐसी जगह पर आ गया है जहाँ पहले तो ना तो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ना वो आलीशान घर है और ना ही वो लोग हैं जिनके साथ वो रहता था। सिर्फ एक ही इंसान वहाँ है जो ईबो है। डेफिनेटली ईबो एंड विज़ान के बीच में कैसे रिलेशन है यू ऑलरेडी नो वेरी वेल, तो उसके बारे में ज़्यादा लंबा बातें नहीं करूँगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि विज़ान एंड ईबो की न्यू लाइफ यहाँ से शुरू हो गई है, जहाँ पर सिर्फ वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं एंड यहाँ से ही वो शायद एक दूसरे से और नफरत करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे एंड हुलियन का जो कर्ज है वो भी यहाँ कहीं ना कहीं ब्लूम होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो बहुत चीज़ें ब्लूम होने वाली हैं अभी डेफिनेटली। तो आप ये कह सकते हैं कि विज़ान की एक सॉर्ट ऑफ न्यू लाइफ स्टार्ट हो गई है जहाँ वो फिर से मार्क्ड है एंड डेफिनेटली ईबो के अकॉर्डिंग वो लोग मैरिड भी हैं। अब पता नहीं वो कितने मैरिड हैं, लेकिन जो भी है अब सॉर्ट ऑफ वो लोग हस्बैंड एंड हस्बैंड्स की तरह ही अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे
एंड ऑफ कोर्स विजान को प्रोटेक्ट करने के लिए ईबो से इतना दूर ले आया है। तो यहाँ पर कुछ न्यू एनवायरनमेंट के अंदर न्यू कैरेक्टर्स भी हम लोगों को मिलेंगे। एंड हाँ, एक क्वेश्चन और था कि अचानक से इन दोनों की जो सुपर नेचुरल पावर्स थी वो कहाँ गायब हो गई हैं एंड ये लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह क्यों नज़र आ रहे हैं। तो ईबो डेफिनेटली अपनी पावर लूज़ कर चुका है। हुलियन ने उसे कर्ज दिया था एंड उसी कर्ज में कहीं ना कहीं उसने ईबो की सारी पावर्स भी ले ली थी, शायद आपको याद होगा। तो ईबो के पास कोई पावर नहीं है एंड उसका कर्ज क्या है, कैसे है, वो तो डेफिनेटली पता चलेगा हमें। एंड विजान वो बेचारा अभी अभी तो उठा है, उससे ज़्यादा थोड़ा अपने होश में तो आ लेने दो, तब तो जाकर वो अपनी कोई पावर इस्तेमाल करेगा। लेकिन हाँ, आपने विजान नॉर्मल नहीं है, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी कुछ पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि विजान ने अपनी पावर को, अपनी सेल्फ को ट्रांसफॉर्म कर लिया था एंड अपनी इनर सेल्फ दिखाई थी। तो उसकी वो इनर सेल्फ जब भी बाहर आ पाएगी, जब वो सुपर नेचुरल क्रीचर होगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल ह्यूमन तो अपने अंदर की बॉडी में जो भी चल रहा है वो बाहर हमें शो नहीं कर सकता ना, बाहर से तो स्किन ही नज़र आती है। लेकिन विजान ऐसा कर पाया जस्ट बिकॉज ही हैव अ पावर। ओके, तो अभी और भी बहुत सारी पावर्स दिखाई देंगी एंड कितनी पावर्स दिखाई देती हैं ये तो देखते हैं। सो आई होप मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं। हाँ, बट एक क्वेश्चन रह गया जिसमें आपने कहा था कि सो यू आस्क्ड कि क्या ईबो विजान पर चीट कर रहा है। तो डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अगर विजान पर ईबो ने चीट किया ना तो ऐसे यार विजान उसे जान से मार डालेगा। लेकिन फिलहाल अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, पर हाँ कुछ तो कर रहा है कि जिसके लिए विजान से छोड़ने नहीं वाला। वो देखते हैं हम आगे कि वो एग्जैक्टली करता क्या है उन क्लब्स में जाकर। बट हाँ, आप इस बात से कम्प्लीटली अवेयर रह सकते हैं कि वो चीटिंग वगैरह नहीं कर रहा है। ही so much in love with विजान एंड लिटरली मैं अपनी स्टोरीज़ में ऐसा ही लव प्रेफर करती हूँ और यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चीटिंग इज़ नॉट माई टाइप एंड अगर होगी भी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ही आपको देखने को मिलेगी एंड वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी होगी कम्प्लीटली। अभी फिलहाल यहाँ हम लोग प्योर एंड कम्प्लीटली पैशनेट लव की बात कर रहे हैं, तो उसी के साथ चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पार्ट। मैंने आप लोगों को बहुत पका दिया, लेकिन आई जस्ट होप कि अब आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं अब क्या होता है। सो रादर दैन दिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, anything you want to ask, just ask me in my community section or in the comment section. I will answer in my next video. तब तक के लिए आज का पार्ट, मतलब आज ये सब कुछ खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर विजान एंड ईबो डेफिनेटली अपनी उस न्यू सॉर्ट ऑफ लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे और वहीं दूसरा विजान धीमे धीमे कर अपने सेंस में वापस लौट रहा था एंड लिटरली ही वांट्स टू नो एवरीथिंग कि असल में तस्वीर इतनी चेंज क्यों हो गई है एंड वो कैसे पूछे, कैसे जाने, यही वो सोच रहा था उस टेबल पर बैठकर जहाँ वो ईबो को बस खाना खाते हुए देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो कम्प्लीटली लॉस्ट था एंड वाई शुडंट ही, his Omega's very first time make something for him, तो he was in the cloud 9 right now, he was in the cloud 9 and विजान कहीं ना कहीं देख सकता था ईबो के उस भरे हुए चेहरे के साथ जो कम्प्लीटली स्टफ्ड लग रहा था। थोड़ा हेजिटेट होते ही उसने से हल्के से आवाज़ लगाई, यंग प्रिंस। एंड ईबो जैसे अपनी निगाहों को ऊपर उठाकर विजान की तरफ देखा। हाँ, उसका चेहरा अभी भी उस खाने से भरा हुआ था एंड वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर से विजान की तरफ ही देख रहा था, जिसे देखकर ऑफ कोर्स विजान को थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए वो जैसे गल्प करता है एंड देन उसने अपनी चॉपस्टिक्स को वहीं रखा एंड देन ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखाओगे। एंड जैसे ही विजान ने कहा, एक पल के लिए ईबो को जैसे धक्का लग गया, उसने खांसते हुए कहा क्या। विजान ने कहा अपना हाथ। ईबो ने अपने सूप बोल को नीचे रखा एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा, मेरा हाथ। ठीक है, तो वो अपने हाथ की तरफ देखने लगा, फिर विजान की तरफ देखने लगा एंड विजान कंटिन्यूअसली ईबो के हाथ की तरफ ही देख रहा था। ईबो ने कहा, मेरा हाथ। ठीक है, तो वो अपने कपड़ों से अपना हाथ पहुंचता है ताकि उसके अंदर कोई स्वेट वगैरह ना हो एंड जस्ट विजान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे हाथ में तुम्हें क्या देखना है, डोंट टेल मी कि तुम्हें मेरा हाथ। बस पहले ईबो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, एक जैसे विजान ईबो का हाथ खींच कर पकड़ लेता है एंड ये महसूस होते के साथ ही ऑफ कोर्स डेफिनेटली ईबो की जैसे सांसें हटक गई थी एंड वो सिर्फ विजान की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरा विजान सिर्फ जैसे कंप्लीटली अपनी आंखों को शट कर लेता है। ईबो को बहुत अजीब लग रहा था, उसने कहा, हे तुम क्या कर रहे हो विजान। ठीक है, तो जैसे विजान को आवाज़ लगाने लगा लेकिन विजान जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था और ज़्यादा कसकर ईबो का हाथ पकड़ने लगा। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर जैसे कंप्लीटली स्टिफ हो गया था। अगले ही सेकंड विजान जैसे अपनी आंखें खोली एंड जैसे उसने अपनी आंखें खोली वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी एंड से देखकर ईबो एक पल के लिए चौंका तो था, लेकिन अगले ही सेकंड धीमे धीमे कर जैसे विजान की उन आंखों के अंदर वो फंसने लगा। ईबो की खुद की आंखें जैसे कंप्लीटली वाइट होने लगी एंड विजान जैसे किसी और ही जोन में चला गया था। उसने अपनी डार्क लेकिन मैग्निफिशेंट वॉइस में कहा, आखिर क्या हुआ था उस दिन। अगले ही सेकंड विजान एकदम से जैसे ईबो की मेमोरी के अंदर था और जहाँ वो पहुँचा था वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था, हद से ज़्यादा शोर था। चीखने चिल्लाने की आवाज़ जैसे अपने चर्म पर थी, इतना कि एक पल के लिए विजान भी जैसे कंप्लीटली अपनी जगह पर स्टिफ हो गया, फ्रोज हो गया। उसके कानों में वो आवाज़ें बहुत तेज़ गूंजने लगी। ऑफ कोर्स विजान की भी गहरी नींद से जगह है तो उसकी खुद की बॉडी भी वीक है और उसका माइंड
वो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काओस में है और ऊपर से इतनी तेज़ आवाज़ है। विजान की आंखें जैसे मिचलाने लगी। वो और ज़्यादा उन्हें कस कर जैसे फोकस करने की कोशिश करने लगा एंड देन वो और ज़्यादा डीप जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो जैसे ऑलरेडी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसका सिक्स सेंस उससे कुछ कह रहा था, लेकिन विजान वजह से कंटिन्यूसली और डीप जाया जा रहा था एंड लास्ट वजह से उसी मॉर्निंग ग्राउंड में पहुंच गया था, उसी हॉल में। एंड उस हॉल का एटमॉस्फेयर एक पल के लिए विजान को से कम्प्लीटली शटर्ड कर गया। एक बार फिर से वो सब कुछ देखना, वो सारे लोग जो उसके सामने खड़े हुए थे, विजान की आंखें जैसे और ज़्यादा मिचलाने लगी। उसका दिल जैसे और ज़्यादा कड़वा होने लगा। वो अपनी मुट्ठियों को भींच कर जैसे बस सब कुछ देखने लगा। अब चूंकि एक याददाश्त थी तो सब कुछ बहुत जल्दबाजी में जैसे इधर बस घूम रहा था। बहुत सारे इमोशंस एक साथ उसे फील हो रहे थे, बिट्रेट के, गुस्से के, कमज़ोर होने के, दर्द होने के, हेट्रेट के, हद से ज़्यादा इमोशंस बस एक के बाद वो उसके सामने आए जा रहे थे। एंड डेफिनेटली वो ईबो की मेमोरी में था तो बहुत हद तक वो ईबो के इमोशंस को जैसे खुद भी फील कर पा रहा था। वहाँ देख सकता था शिचैन को चिल्लाते हुए, देख सकता था मार्कस को चिल्लाते हुए। शब्द क्लियर तो नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि विज़ान भी फोकस नहीं कर पा रहा था उन आवाज़ों की वजह से। उस दर्द की वजह से उसके सीने में उमड़ रहा था। वो सब कुछ एक बार फिर से जीना जो उस दिन हुआ था विज़ान के लिए मुश्किल था, लेकिन फिर पीछे से कि वो कंसंट्रेट करने लगा ताकि वो चीज़ों को सुन सके, साफ देख सके। एंड जो उसने देखा एक पल के लिए विज़ान की ऐसी मुट्ठियाँ पिच गई। वो कांपना शुरू कर चुका था क्योंकि वो एक साथ खुद को तड़पता हुआ, मार्कस को चिल्लाता हुआ, शिचैन को बस प्रोटेक्ट करता हुआ और ईबो को सिर्फ अपनी उन आंसू भरी निगाहों से विज़ान की तरफ देखता हुआ महसूस कर पा रहा था। मार्कस बहुत जोर से चिल्ला रहा था, उसे मार करो यंग प्रिंस, सिर्फ तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो, सिर्फ तुम ही हो। उसे जहर दिया गया है, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। उसे मार करो यंग प्रिंस, सिर्फ तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो, सिर्फ तुम ही हो। उसे जहर दिया गया है, वो मर जाएगा, मर जाएगा। उसे मार करो, उसे हाथ जोड़कर उसका इसको बचा लो, उसे बचा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, कोई नहीं छोड़कर हाथ जोड़कर प्लीज कोई बचा लो, मुझे जाने दो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। वो कोई कभी नहीं चाहता था, वो कभी नहीं चाहता था, मुझे जाने दो। जान की आंखों से जैसे आंसू निकल आए। वो कितना रोया था, कितना तड़पा था ईबो की बाहों में कि उसे जाने दो। उस पल फिजान नहीं समझ पाया था, नहीं सुन पाया था मार्कस की आवाज़, लेकिन उसे सुनाई दे रही है। और जहर, कौन सा जहर दिया गया था? उसे कोई जहर नहीं दिया गया, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिजान देख सकता था मार्कस भीख मांग रहा है और मार्कस कभी इस तरीके से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एक प्राउड वुल्फ है, वो कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसे सिर्फ एक ही चीज़ झुका सकती थी, वो थी जुजुआना, और उसके बाद वो खुद। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ ऐसा है जो विज़ान को नहीं पता, वो नहीं जानता। वो बस एक टक्कर से बस ईबो की तरफ देखने लगा जो पूरे उस हॉल में सिर्फ विज़ान की ही तरफ देख रहा था। कितना कुछ था उस हॉल में देखने के लिए नहीं, लेकिन ईबो ने सिर्फ विज़ान को अपनी बाहों में थाम रखा था जैसे कि उसके लिए सबसे प्रीशियस चीज़ हो। और वो जिस तरीके से उसे देख रहा था, विज़ान जैसे एक करके ईबो की तरफ बढ़ने लगा। वो बढ़ रहा था, उसके कदम जैसे चलना शुरू कर रहे थे क्योंकि डेफिनेटली वहाँ हुलियन भी थी जो बहुत जोर से चिल्ला रही थी। उसकी वो हीट हर जगह जैसे फैल रही थी और विज़ान खुद देख सकता था कि उसकी साइड में जो लोग किस तरीके से भाप बनकर उड़ रहे हैं, लेकिन ईबो उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा है। मार्कस तड़प रहा है, शिचैन बस आगे खड़ा हुआ है, वो भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसकी खुद की एनर्जी भी विज़ान महसूस कर सकता था, लेकिन विज़ान जैसे बस फाइनली ईबो के सामने पहुंच जाता है जहां वो ईबो को देख सकता था खुद को थामे हुए। विज़ान ने एक नज़र ईबो की तरफ देखा, उसकी आंखों में उस दर्द की तरफ देखा, उन एहसासों की तरफ देखा जहाँ साफ चीख कर वो कह रहे थे कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, पर शायद मार्कस। और विज़ान जैसे अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है और वो सामने की तरफ देख लगता है जहाँ डेफिनेटली ऑफ कोर्स उसे हुलियन नजर आ रही थी, जलती हुई ज्वाला की तरह, एक धधकते हुए लावे की तरह, एक अंगारे की तरह। और वो हीट इतनी ज़्यादा थी कि विज़ान खुद को भी वहाँ उस मेमोरी में होने के बावजूद भी जैसे खुद को जलता हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन इस वक्त विज़ान के शरीर में से कोई भाव नहीं थे। वो जल रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि तो ऑलरेडी सुलग रहा है, पर उसके हाव भाव, उसके एहसास, उसके जज्बात, उसकी आंखें सिर्फ एक ही चीज़ पर गड़ गई थी, और वो थी हुलियन से होते हुए ईबो पर, एंड ईबो से होते हुए खुद पर, एंड खुद से होते हुए उस चीख पर जो बस उसके पूरे जिस्म में कौंध गई। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि ईबो ने तुरंत अपने उन कैनाइंस को बाहर निकाला था। एंड अगले ही सेकंड विज़ान के इतने झटपटाने पर, उसके मना करने के बावजूद ईबो ने सिर्फ दांतों को उसकी गर्दन पर गड़ा दिया था। विज़ान चीखा था, बहुत जोर से चीखा था, इतना कि उसकी आंखों से उस मेमोरी में भी जैसे आंसू निकल आए। वो बस वहीं उस फर्श पर गिर गया और हारा हुआ सा खुद को देखने लगा ईबो की बाहों में, उस नफरत भरी आंखों के साथ जो ईबो के लिए थी, और ईबो की उन असहाय आंखों के साथ जो बस
आंसू आ रही थी। किस तरीके से उसने विजान को बस अपने सीने में थाम लिया था और लगातार 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 बस माफ़ी ही मांग रहा था। वहीं दूसरा अगले सेकंड हुलियन बहुत जोर से चिल्लाती है। उस चीख में बहुत कुछ था, बहुत कुछ। नफरत, गुस्सा, बदला, हार, बेबसी, तड़प, लाचारी, और इन सब में भी सबसे ज़्यादा कुछ था तो वो थी नफरत। नफरत जो इस पूरी दुनिया को अपने अंदर अपनी आँख से जलाकर खाक करने पर उतारू थी। विजान ने जैसे अपनी आंखों को एक पल के लिए कम्प्लीटली शट कर लिया था, अपने कानों को बस बंद कर लिया था, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़। वो उस सपने में भी जैसे खुद को चलता हुआ महसूस करने लगा, ऐसे जैसे मान लो किसी ने खौलता हुआ तेल उसके जिस्म पर डाल दिया हो, उसकी चमड़ी उतर रही हो, उसकी हड्डियाँ अकल रही हो, और वो बस विजान चीख रहा था, तड़प रहा था। वो खुद को इसे बचाने की कोशिश करने लगा, वो जल रहा था। वो एक पल में जैसे ज़मीन पर गिर गया। अगले सेकंड वो सामने दिखता है, सामने अपने आप को हीबो की बाहों में, और ऊपर से हीबो को अपने आप पर से पूरी तरीके से कवर करते हुए वो सारी जो तपन थी, वो जो सारी रोशनी थी, वो जो सारी आग थी, वो सब कुछ हीबो विजान जैसे यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ वो चीख कर चिल्लाना चाह रहा था। वो अपने हाथ पे पड़ा था। उसने चीखते हुए कहा, नो नो नो, स्टॉप ऑल दिस, नो। पर वो सिर्फ चिल्ला सकता था, क्योंकि वो एक सपना था, वो कुछ नहीं कर सकता था, और वो बस देख रहा था। पर अगले सेकंड से पहले कि विजान अपने आप को और ज़्यादा उस सपने में पूरी तरीके से झोंक पाता, उसका जिस्म जलकर वही खाक हो जाता, एक जोर का झटका आता है एंड विजान उस चेयर से बहुत दूर जाकर गिरता है। एंड वही दूसरा वो भी जैसे उस चेयर के दूसरी तरफ गिर गया था। एक पल के लिए उस पूरे हॉल के अंदर से गहरी सांसें थी, और दो शख्स बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विजान का पूरा चेहरा फक्त सफ़ेद था, आंसुओं से भरा हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ हीबो की आंखें जैसे कम्प्लीटली लाल हो चुकी थी। वो भी गहरी सांसें लेकर जैसे बस विजान की तरफ देखने लगा, और विजान जैसे उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा, I'm sorry मेरे तुमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो ईबो जैसे विजान पर चिल्ला रहा था, एंड विजान जैसे बस ईबो की तरफ देख रहा था। वो फर्श पर था। ईबो अपने आप को खड़ा करता है, फिर वो विजान के पास जाता है, उसने विजान के कंधों को पकड़ते हुए कहा, I'm sorry, मैं तुम्हें धक्का नहीं देना चाहता, तुम्हें लगी तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? ठीक है, तो वो विजान की तरफ देख रहा है, एंड विजान जैसे बस ईबो की तरफ देख रहा था। पर सिर्फ उस सेकंड के लिए, अगले सेकंड उसने अपने आप को खड़ा किया, उसने ईबो के कॉलर को खींच कर पकड़ा, एंड उसे अपने चेहरे के करीब लाते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? ईबो को समझ नहीं आया, उसने देखते हुए कहा, क्या? I'm sorry, मैंने कहा गलती से तुम्हें तक। विजान ने कहा, झूठ। उन्होंने तुम्हें भी नहीं छोड़ा, मेरे लिए सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? क्या कि तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ। फिर भी तुमने वो सब किया, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम किसके सामने खड़े हो, किसके लिए खड़े हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम क्या? हीमन ने विजान के कंधे को पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे मेट हो। विजान ने कहा, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ। हीमन ने कहा, अच्छा, एक वक्त पर तुम ये कह सकते थे, पर अब तुम ऐसा नहीं कह सकते। तो उसने विजान को और ज्यादा अपने करीब खींचा, एंड उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे जिस्म पर अब मेरा हक है, तुम्हारी रूह में अब मेरी खुशबू है। एक दिन कहा था ना, मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम मेरे खुशबू और मेरे एहसासों से महकोगे, और आज अपने जिस्म को सूंघोगे तो मेरी खुशबू। बस बल्कि वो कुछ भी कहता है, विजान से जोर से खींच कर चाटा मारता है, इतना तेज कि एक पल के लिए हीबो का काल पूरी तरीके से दूसरी तरफ हो गया था, एंड हीबो लिटरली अपनी मुट्ठियों को बीच लेता है। विजान ने कहा, तो सिर्फ यही मकसद था तुम्हारा? इस मकसद के लिए तुमने वो सब नहीं किया था ना? इस मकसद के लिए तुमने इतना दर्द नहीं सहा था ना? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया मेरे लिए? क्यों खुद को इतनी तकलीफ पहुंचाई? क्यों? ये तो विजान जैसे बस रो रहा था, ये वजह से अपने आप को फिर से स्टेबल करता है, विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे मेट हो। विजान ने कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मनुष्य, मैं सिर्फ एक अंधेरा साया हूँ जिसके हिस्से आता उसे बस खबरदार जो अपने बारे में ऐसा एक और बार कहने की कोशिश की, तुम मेरे हो, जैसे भी हो तुम मेरे हो। अगर तुम्हें काला साया भी होना तो मुझे उस साये में जीना है, और तुम खुद के बारे में बोलना बंद करो। अगर मुझे फिर भी मौका मिलता ना तो मैं दोबारा ऐसा ही करूँगा। तीसरी बार मौका मिलेगा, तीसरी बार भी ऐसा ही करूँगा। जितनी बार मुझे मौका मिलेगा मैं उतनी बार ऐसा ही करूँगा। और वो सिर्फ मेरी ग्रैंडमा थी जिनके सामने मैं खड़ा हुआ था। अगर मुझे मौका मिला ना तो इस पूरी दुनिया के सामने भी मैं खड़ा रहूँगा तुम्हारे लिए, और तुम्हें बताऊँगा कि प्यार होता कैसा है, उसकी तरह नहीं जो तुम्हें छोड़कर चला गया। विजान ने बुक देखते हुए कहा, चुप, उसका नाम। मैंने कहा, क्यों ना लूँ? आज तक तुम्हें पता नहीं है कि प्यार होता क्या है, तुम्हें पता नहीं है कि प्यार कैसे किया जाता है, इसीलिए तुम बस
एंड ऑफ द टॉपिक, अब हम यहाँ हैं, बहुत दूर है सब लोगों से जो तुम्हारे काबिल नहीं थे। ईबो की इस बात पर विजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो मेरा घर था, वहाँ मेरे लोग। तभी ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा घर, तुम्हारे लोग, कौन सा घर? देखा नहीं, अभी तुमने देखा नहीं, गए थे ना मेरी याददाश्त में, मेरी याददाश्त के अंदर गए थे ना तुम। हाँ, अपनी ताकत का इस्तेमाल करा था ना मेरे ऊपर, तो देखा नहीं वो सब लोग तुम्हारे खिलाफ कैसे खड़े हुए थे, तुम्हारा तमाशा देख रहे थे, तुम्हारा तमाशा। और तुम वहाँ तमाशे की तरह थे, किसी को तरस नहीं आया, एक भी इंसान को तरस नहीं आया। वो सारे वहशी थे, वहशी, जो एक इंसान को मजबूर कर उसका फायदा उठाना चाहते थे। I swear, अगर मेरा बस चलता ना तो एक को जान से मार डालता अपने हाथों से, पर तुम्हारी वजह से वो छूट गए। पर यकीन मानो अगर दोबारा ऐसा उन्होंने कुछ भी किया ना, देखिए फिजाने से ईबो को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ईबो ने कहा, मैं करूँगा, हर बार करूँगा डार्लिंग, हर बार करूँगा, जितनी बार मौका मिलेगा उतनी बार करूँगा। पर फिलहाल अगर तुमने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये कहते हुए जैसे डार्कली विजान की तरफ देख रहा था। विजान जैसे पल ईबो की आंखों में देखने लगता है। एंड देन ईबो जैसे अपने आप को डोमिनेट करते हुए विजान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ मेरी होती है ना वो सिर्फ मेरी होती है, और उस पर निगाह डालने का अंजाम क्या होता है ये तुमने देखा है ना अपनी आंखों से, कि वहाँ कैसे सब जलकर खाक हो गए थे। हाँ, देखा ना। विजान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ देखा, उसमें भी तुम्हारे परिवार वालों का ही हाथ था, तुम्हारी वो ग्रैंडमा। I hate her with my all guts। उन्होंने कहा, exactly darling, I also hate her with my all guts। I don't know, मुझे पता नहीं था कि वो मेरे मेट के साथ उन्होंने ऐसा किया। पर चिंता मत करो, हम लोग बहुत दूर हैं, अब वो कभी भी यहाँ नहीं आ पाएंगे, तुम्हें नुकसान पहुँचाने के तो बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ सेफ हो, बिल्कुल सेफ। तुम्हें सेफ रखने के लिए मैं जो करना चाहता हूँ ना वो मैं कर ही रहूँगा, और मैं कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा घर है, ये माना ये आलीशान नहीं है, माना यहाँ वो सारी सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा है। यहाँ कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, मैंने कहा है ना वो सब कुछ। कोई तुमसे एक विजान ने कहा, पर वहाँ बहुत लोग थे जो मेरे थे, वो बुरे नहीं थे। शियान थी वहाँ, मार्कस था वहाँ। इस पर विजान कहता आगे कुछ, इबन से विजान की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। विजान ने कहा, क्या? इबन ने कहा, वहाँ सच में कोई नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें। शियान, विजान कैसे एक पल से पूरा जिस्म ठंडा हो गया, वजह से ईबो की तरफ देख लगा। उसने कहा, शियान क्या? इबन ने कहा, आई एम सॉरी। तभी विजान ने ईबो के जैसे कॉलर को झकझोरते हुए कहा, शियान क्या? शियान को क्या हुआ? क्या हुआ? शियान को क्या हुआ? ईबो ने विजान की तरफ देखते, कुछ नहीं। विजान ने कहा, क्या हुआ उसे? तो विजान जैसे लिटरली अपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पावर में आ गया था। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी, चेहरे पर वो काली वेन्स नजर आ रही थी। एंड एक बार फिर से ईबो को विजान वैसे ही दिखाई दे रहा था, सुलगा हुआ, जलता हुआ। एंड जिसे देखकर एक पल ईबो जैसे कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया। विजान ने फिर से अपने आप को डोमिनेट करते हुए मैंने पूछा, उसे क्या हुआ? ठीक है, तो विजान की आवाज़ बहुत डार्क साउंड कर रही थी। एंड एक पल ईबो जैसे हिप्नोटाइज हो गया था विजान की उन आंखों के अंदर। एंड लिटरली जैसे कि वो अपने आप को पैरालाइज्ड होता हुआ महसूस करने लगा। विजान की पावर लिटरली इस वक्त ईबो को कंप्लीटली डोमिनेट कर रही थी। एंड विजान जैसे जैसे ईबो की तरफ बढ़ रहा था, ईबो को ऐसा लग रहा था उसका गला घुटता जा रहा है। विजान ने कहा, मैंने पूछा क्या हुआ? ईबो ने कहा, तुम्हें दुख होगा। विजान ने कहा, मरने से ज़्यादा दुख होगा। मेरे अंदर दुख जैसा कुछ बचा ही नहीं है, खाली हूँ मैं, खाली खाक हूँ, अंदर से सुलग रहा हूँ, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें? मैंने पूछा क्या हुआ उसे? एंड जैसे ही विजान ने इस बार जोर से चिल्लाते हुए कहा, ईबो ने चीखते हुए कहा, शी इज नो मोर। जैसे तुम्हें सब लोगों ने मार दिया वैसे उसे मार डाला। एंड जैसे ईबो ने कहा, विजान जैसे वो दूर धकेल देता है, लेटर से चिल्लाते हुए कहा, नो। एंड एक बार फिर से इतनी तेज चीखने उस घर के रहे से सामान के पीछे से पर कच्चे उड़ा दिए थे। एंड ईबो ने लिटरली अपने कानों को बस बंद कर लिया। वो बस अपने आप को झुका लेता है, क्योंकि विजान का वो जो ताप था, विजान का जो ऑरा था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका शरीर बहुत कमज़ोर था। ये बात शायद विजान को नहीं पता, लेकिन ये वो अपने आप को सुकेड़ कर बस वहाँ पर वो बस सांसें ले रहा था। उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वही दूसरा विजान जैसे कंप्लीटली अपने उस होश को खो बैठता है। वो जमीन पर गिर जाता है। उसने बस चिल्लाते हुए कहा, नो शियान, नहीं शियान को कुछ नहीं, झूठ बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, आई एम सॉरी शियान।
रोते रोते विजान के वो लंबे नाखून बाहर निकल आए थे, जिन्हें वो बस अपने चेहरे पर लेता है, अपने पूरे जिस्म पर जैसे रगड़ता है, खरोचता है, उन्हें काटता है, लिटरली बस चिल्लाता है, नो नो शियान, नहीं शियान, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, नो 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 नो, प्लीज प्लीज नो, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. ये तो विजान बस रो रहा था, एंड दूसरा वो फाइनली अपने आप को फिर से घसीटता हुआ विजान के पास लेकर जाता है। अगले सेकंड वो विजान के उस तड़पते हुए शरीर को अपनी बाहों में भर लेता है, एंड उसने बस अपनी सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है विजान ने कहा, मेरी गलती है, मेरी वजह से, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, क्यों किसने किया, क्यों किया, उसने क्या बिगाड़ा था, किसने कहा, किसी ने, उसने क्या, किसने क्या, किसने क्या किया, उसके साथ क्या किया, क्या किया, क्या किया। हैंडी वो जैसे बस विजान को बस रोते हुए देखता है, वो खुद बहुत बिखर गया था, वो खुद रो रहा था, उसे पता था ये जब भी विजान के सामने आएगा वो ऐसे ही बिखर जाएगा, और वही हो रहा था। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लेता विजान को थामने की, पर वो जैसे नामुमकिन थी उसके लिए। विजान बस खुद को चोट पहुंचा रहा था, उस छीना झपटी में हीबो को चोट पहुंचा रहा था, हीबो की बाहों से निकलना चाह रहा था, पर वो जैसे अपनी पूरी ताकत से बस विजान को अपने सीने से लगा कर रख रहा था। वो अपने फेरोमोन्स रिलीज करने की कोशिश तो करता है, पर उसके पास इतना ज़्यादा फेरोमोन्स नहीं थे कि वो एक डोमिनेंट ओमेगा को इस तरीके से कंट्रोल कर सके। वो इस वक्त अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी आखिरी में जब विजान कंट्रोल में नहीं आता है तो इवन जैसे कंप्लीटली विजान को अपनी तरफ अपनी बाहों में ग्रैब किया, अपने कैनाइन्स को एक बार फिर से बाहर निकाला, एंड लिटरली एक बार फिर से विजान के उसी मीटिंग मार्क में जोर से धसा दिया था। एंड अगले सेकंड जैसे ही वो कैनाइन विजान के उस गर्दन में एंटर होते हैं, विजान जैसे बस कंप्लीटली वो की बाहों में नम हो जाता है। वो बहुत जोर से चीखा था, नो। पर वो जैसे बस विजान को शांत करने के लिए अपने उस कैनाइन से अपने सेंट को विजान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू करता है। धीमे धीमे कर विजान की वो तड़पता हुआ शरीर जैसे काम होना शुरू हो गया था। धीमे धीमे कर उसकी आंखें बारीक होने लगी, वो भी चटपटा रहा था, वो को दूर धकेल रहा था, वो को नुकसान पहुंचा रहा था, वो खुद घायल हो रहा था, पर ये ज़रूरी था। वो पीछे नहीं हटता, वो बस विजान को अपनी बाहों में कस कर जकड़ कर रखता है जब तक कि उसका पूरा वैनम विजान के अंदर नहीं चला गया, विजान जैसे कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं हो गया। धीमे धीमे करके उसका आंखें भारी होने लगी, शरीर भारी होने लगा, और वो बस जैसे वो की बाहों में कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड वो जैसे पूरी तरीके से सोललेस हो गया था, उसकी सारी एनर्जी जो कुछ थोड़ी बहुत उसके शरीर में थी वो सब कुछ ऐसे ड्रेन हो जाती है। एंड वो बस जैसे विजान को अपनी बाहों में लिए वहीं फर्श पर गिर जाता है, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। पर विजान को उसने फिर भी कसकर ही थाम रखा था। विजान उसके पूरे शरीर के ऊपर था, एंड वो अपनी दोनों बाहों से विजान की उस नाजुक सी बॉडी को संभाल लेता है। एंड वो बस जैसे बस सीलिंग की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भी जैसे वो दिन याद करने लगा, सब कुछ कितना भयानक था, उसके जिस्म पर कितने खौफ थे, वो कितना जला हुआ था। लेकिन अगर राशि चैन ना था उस टाइम पर, जिस टाइम पर हुलियन अपने पूरे शोबो शबाब पर थी, एंड वो बस सबको जलाकर भस्म कर देना चाहती थी, उस टाइम पर शिचेन और मार्कस मुझे बस कल्प करता है। एंड वो दिन याद करने लगता है। शिचेन ने अपने आप को जैसे पूरी तरीके से एक शील्ड की तरह हुलियन के सामने कर दिया। नहीं सिर्फ शिचेन ने बल्कि मार्कस ने भी खुद एक शील्ड की तरह ही उन्हें प्रोटेक्ट किया था। ये वो कुछ ज़्यादा तो नहीं याद, क्योंकि उस टाइम पर उसका सिर्फ फोकस एक ही था, और वो था विजान को बचाने में। लेकिन जो वो महसूस कर पा रहा था, उसकी चीख, उसकी जलन, उसकी तमन अभी भी उसके शरीर में उसे महसूस होती है। वो चीखें उसे अभी भी सुनाई देती है, वो जलने की चीखें, डेफिनेटली वो चीखें बहुत भयानक है, बहुत ज़्यादा भयानक। हिबो को नहीं पता कि वो कब बेहोश हुआ, कब वो विजान को लेकर बस किसी और दुनिया में चला गया था, उसे नहीं पता। पर अगले सेकंड जब उसे होश आया था तो वो महसूस कर रहा था कि वो एक ऐसी जगह है जो कम्प्लीटली डार्क थी, कम्प्लीटली डार्क। एंड अभी विजान उसकी बाहों में था। इवन अपनी आंखें खोली, सबसे पहले जो चीज़ देखी उसने डेफिनेटली विजान को ही देखा था, जो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस था। हिबो की सांसें बहुत भारी थी, वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था खुद को। एंड करे भी क्यों ना, हुलियन ने उससे सब कुछ छीन लिया था, तो उसकी ताकत ना होना उसके शरीर में, इससे पहले कि वो कुछ भी अपने शरीर को ज़्यादा हिला डुला पाता है, अपने दिमाग पर जोर डाल पाता, एक आवाज़ आती है, गहरी आवाज़। उस आवाज़ ने कहा तो तुम्हें होश आ गया। ये सामने की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं बल्कि मार्कस था, अपनी वुल्फ फॉर्म में, एक ब्लैक वुल्फ अपनी लाल आंखों के साथ। पर उससे अलग जो कुछ था वो था हिबके सांसें से एक पल के लिए अटक गई थी, क्योंकि मार्कस पूरी तरीके से जला हुआ था। उसकी खुद की खाल, उसकी चमड़ी जैसे कम्प्लीटली काली हो रखी थी, उसके बाल सारे जल चुके थे। एंड हिबो ने कहा, मार्कस ने कहा चलो तुम मुझे पहचाने दो, पर अभी हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें अभी भी यहाँ से जाना होगा। हिबो ने कहा कि भाई का ये तो वजह से खड़े होने की कोशिश करने लगा, तभी मार्कस ने से ग्रॉल करते हुए कहा नो। एंड मार्कस की इतनी तेज ग्रॉल से वो जैसे एक पल के लिए झटपटा कर वहीं ज़मीन पर गिर गया था, लेकिन रुजान अभी भी उसकी बाहों में ही था। मार्कस ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा ज़्यादा वक्त नहीं है,
और तुम्हारे भाई का ये ऑर्डर है कि तुम यहाँ से अभी की अभी बाहर निकलो। ये रॉयल शील्ड तो तुम्हें देखकर क्या ही रही होगी ना, ये शिचैन की ही है। ये कहते हुए मार्कस ने उस रॉयल शील्ड को ईबो के सामने फेंक दिया था। ईबो एक पल के लिए उस शील्ड की तरफ देखने लगा एंड देन उसने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, ये तो भाई। मार्कस ने कहा, हाँ अब समझ आई, उसी का ऑर्डर है। और वैसे भी जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हें छोड़ेंगी? ईबो ने कहा, इसीलिए मैं भाई के पास आ जाता हूँ, वो उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, प्लीज मुझे जाने दो। मार्कस ने कहा, अगर तुम वहाँ गए ना तो वो तुम्हारे ओमेगा को नुकसान पहुंचाएगी। देखा ना तुमने कि उसने क्या हाल कर दिया। तो मेरी बात मानो, जब तक यह सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, विजान को यहाँ से दूर ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ, वरना ये उसे जीने नहीं देंगे। और तुम्हारी हालत, ये कहते हुए मार्कस जैसे ईबो की तरफ दिखाई नहीं, पर जैसे बस विजान को कस लेता है। मार्कस ने कहा, तो बेहतर ये है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ। यहाँ के लोग इसके लायक नहीं है, कोई भी इसके लायक नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि एक बार ये खुश हो, एक बार इसे प्यार मिले, एक बार बस कहीं का हिस्सा बने। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये कर सकते हो। तुम ही हो जो बस इसे ले जाओ प्लीज। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हाथ जोड़कर प्लीज इसे ले जाओ, दूर ले जाओ प्लीज। ये कहते हुए मार्कस जैसे बस अपने आप को कंप्लीटली ईबो के सामने सबमिट कर देता है एंड लिटरली एक वुल्फ, एक डोमिनेंट इस तरीके से अपने आप को किसी और के सामने सबमिट करे, अपना सर झुकाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इतनी कि बल्कि बस मार्कस की तरफ देखने लगा एंड एक नजर वो विजान की तरफ। मार्कस की आंखों के आंसू, ईबो की आंखों के आंसू, वो बेबसी, वो सब कुछ, वो शिचैन। ईबो ऐसे फिर मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, पर कहा। मार्कस ने कहा, वो ठीक है। ईबो ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी ये हालत है, मेरी ये हालत है, तो कहा। मार्कस ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, भूलो मत, वो तुम्हारी ही फैमिली का खून है और वो किंग है, आने वाला किंग, तो उसके अंदर भी बहुत सारी ताकतें हैं तुमसे तो ज़्यादा। तो वो अपना ख्याल रख सकता है, वो अपना ख्याल रखेगा, सबका ख्याल रखेगा। तुम बस यहाँ से इसे लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हें इसका ख्याल रखना है। तुम्हारे अलावा इसका और कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और अगर ये यहाँ रहा तो वो इसकी हड्डियों के भी प्यासे हो जाएंगे, इसके जिस्म को चीर कर खा लेंगे और वो सांस तक नहीं लेंगे। देखा ना तुमने सब किस तरीके से झपट रहे थे इसके ऊपर। ये ताकत बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। और खुदा ने इसे इतनी ताकत दी है कि आज लोग इसकी ताकत के लिए इसके दुश्मन बन बैठे हैं। इसकी माँ के साथ भी यही हुआ था और अब इसके साथ। मैं नहीं चाहता कि एक और जंग छिड़े, मैं नहीं चाहता कि और मासूमों की। तुम बस प्लीज इसे लेकर चले जाओ और हो सके तो मुझे और जोजवाना को माफ कर देना। हमारी वजह से आज तुम्हारी जिंदगी, प्लीज बस जाओ, दूर चले जाओ। ये तो है मार्कस जैसे बस ईबो की तरफ देखने लगा, ईबो बस विजान की तरफ देखने लगा और उसके बाद वो फिर से विजान की तरफ देख रहा था। बहुत हौले से उसने विजान को ही बेड पर सुला दिया था। एक बार फिर से उस बिखरे हुए घर की तरफ देख रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने कितनी बार इस घर को संवार लिया है, वो खुद नहीं जानता, और अब वो क्या संवारे उसे नहीं पता। इसीलिए वो बस एकटक उस घर की तरफ ही देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 2 दिन के बाद विजान एकटक उस खिड़की के बाहर देख रहा था। ईबो ने खाना लाकर विजान के बगल में रखते हुए कहा, क्या आप भी नाराज हो मुझसे? विजान ने से कोई जवाब नहीं दिया। ईबो ने कहा, विजान, ये कहते हुए वो जैसे विजान के सामने आकर बैठ गया था एंड देन उसने विजान की आंखों में देखते हुए कहा, यकीन मानो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, तुम्हें मार्ग से लेकर तुम्हें यहाँ लेकर आने तक, पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तुम्हें छोड़ना वहां पर मौत से कम नहीं था। और फिर भी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो विजान। बिना ईबो की तरफ देखे हुए विजान ने उस खिड़की के बाहर दूर तक उस डूबते हुए सूरज की तरफ देखते हुए कहा, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी, तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो फिर माफी क्यों मांग रहे हो? हाँ, वैसे भी मुझ जैसा इंसान माफी क्या सिर्फ खैरात के लायक होता है, और तुमने वही मुझे बख्शी है। ये जिंदगी जो मुझे नहीं चाहिए थी, तुमने वही मुझे बख्शी है। तो शुक्रिया
मुझे भीख में ही सब कुछ देने के लिए। विजान की बात सुनकर एक पल के लिए वजह से विजान की तरफ देखने लगा। एंड देन विजान ने फाइनली अपनी निगाहों को उठाकर ईबू की तरफ किया। वो निगाहें खाली थी और ईबू की निगाहों में विजान ने ईबू की तरफ देखते हुए कहा, और माफ़ी तो तुम मत ही मांगो, क्योंकि ये तो तुम्हारी भी एक ख्वाहिश थी ना कि मेरा ये जिस्म तुम्हारी खुशबू से महके। आज देखो। ठीक है, तो विजान ने से अपना हाथ ईबो के सामने किया एंड अगले ही सेकंड उसके दूसरे हाथ के वो नाखून लंबे हो गए। ईबो एक टक वैसे विजान की तरफ देख रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड विजान ने अपने लंबे नाखूनों से अपने हाथ पर कलाई पर एक निशान बना दिया। एंड देन ईबो चिल्लाते हुए नो, पर विजान से ऑलरेडी उसे चीर चुका था और वहाँ से टिप 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 कर जैसे खून बरस रहा था। विजान ने से उस खून की तरफ देखा एंड देन ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आज इस जिस्म से, इस खून से, मेरे शरीर के हर कतरे से तुम्हारी खुशबू आ रही है। अब तो तुम खुश हो ना? माफी क्यों मांग रहे हो? आज तुम सब जो चाहते थे वो सब पूरा हो गया। मुझे अपना बनाना, मेरे जिस्म से खुद की खुशबू लाना, मेरे जिस्म पर खुद का निशान रखना और उन सब लोगों का मुझे पूरी तरीके से तबाह कर देने का वो ख्वाब, सबके ख्वाब पूरे हो गए। तो तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मत मांगो, क्योंकि तुम सब लोग यही तो चाहते हो, हम जैसे लोगों को अपने पैरों पर खड़े होना देखना। ये तुम सब लोगों के लिए तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी ज़रूरत है मुझ जैसे लोगों से और उन सब लोगों की अपनी। और आखिरी में हम जैसे लोग बस तुम सब लोगों की ज़रूरत ही बन जाते हैं। ज़रूरत। और आखिरी में हम जैसे लोगों को नहीं समझ आता कि हमें क्या करना चाहिए। ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, बस खुद को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। ये कहते हुए वो अभी भी जैसे विजान की उस कलाई से रिश्ते हुए खून की तरफ ही देख रहा था और विजान से ईबो की तरफ देखते हुए खुद को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। अच्छा, इस शरीर की तकलीफ तो तुम्हें दिख रही है, और मन की तकलीफ का क्या? हाँ, ईबो ने कहा, और मेरे मन की तकलीफ का क्या? खुद को तकलीफ देना। तुम शायद नया तरीका खोज रहे हो मुझे सजा देने का, है ना? विजान से ईबो की तरफ देखा जैसे फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें सजा दूं? किस चीज की सजा दूं? तुमने क्या किया है जो सजा के काबिल है? अब तो मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा एहसान जो है मुझ पर, इन सांसों पर, ये तुम्हारी दी हुई है। मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर सकता। और सच बताऊं तो आज से पहले भी मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की है, क्योंकि नफरत तो मुझे खुद से है, अपने कतरे कतरे से नफरत है मुझे। तो जो तुमसे तो, पर अब तो मैं खुद से भी नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारा हो गया हूं ना, है ना? ईबो ने कहा, हाँ तुम मेरे हो। विजान ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारा होने के लिए ये तुम्हारा हुए हुए इस इंसान को अब क्या करना चाहिए? तुम्हारे ओमेगा को अब क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए? बताओ। वादा करता हूँ जो कहोगे वो करूँगा। ये कहते हुए विजान जैसे ईबो की तरफ देख रहा था, ईबो जैसे विजान की तरफ देखते हुए कहा, जो कहूँगा वो करोगे? ये कहते हुए ईबो जैसे विजान की तरफ पड़ता है एंड विजान ने ईबो की आंखों में देखा और जैसे लिटरली एक डिटर्मिनेशन के साथ कहा, हाँ जो कहोगे वो करूँगा। एंड ईबो जैसे इस बात पर बस मुस्कुरा जाता है। अगले सेकंड उसने विजान को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो खुद को माफ़ कर दो, एक बार मेरे लिए ही सही खुद को माफ़ कर दो, मेरे साथ जीना शुरू करो, जो बीत गया है उसे भूलने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि बीता हुआ कभी भूला नहीं जा सकता, जिंदगी से उसे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिंदगी के हिस्सों को
काट कर तो अलग कर देता है, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं, और वो निशान तुम्हारे जिस्म पर नहीं, तुम्हारे मन पर है, और इसे कोई नहीं भर सकता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा हर जख्म भर जाए। लेकिन अगर फिर भी ना भरे तो कम से कम इन सांसों को तकलीफ मत देना, खुद को तकलीफ मत देना, क्योंकि अब हम दोनों जुड़ चुके हैं। अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो मुझे भी तकलीफ होगी, और अगर मुझे तकलीफ हुई तो तुम्हें। तो प्लीज खुद को तकलीफ मत देना। और मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। इस घर में मैंने तुमसे कहा ना, वादा किया है, जैसे तुम रहना चाहो वैसे रहना, जो तुम करना चाहो वो करना। उस रात भी मैंने जो तुमसे वादा किया था, वही वादा आज भी लानवाकी वो तुमसे कर रहा है कि तुम्हारे जिस्म पर निशान बेशक मेरा हो, पर ये जिस्म तुम्हारा ही है। इस जिस्म से खुशबू मेरी क्यों ना आ रही हो, पर इस जिस्म पर हक सिर्फ तुम्हारा ही है, और नहीं सिर्फ तुम्हारे खुद के जिस्म पर, मेरे जिस्म पर भी तुम्हारा हक है, मेरी रूह पर तुम्हारा हक है। कभी हो सके तो अपना हक लेने की कोशिश करना। ये कहते हुए इबो जैसे बस विजान की पीठ को सहलाने लगा, एंड विजान जैसे एक जिंदा लाश की तरह बस सामने की तरफ ही देखने लगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई इसके साथ क्या कर रहा है, सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये बात उसकी आवाज़ के उस एहसास में इबो को महसूस हुई। विजान ने अपनी खाली आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, मैंने पहले भी कहा था। इबो ने कहा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। विजान ने कहा, एक जिंदा लाश कुछ नहीं दे सकती। इबो ने कहा, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम जिंदा लाश नहीं हो, तुम एक इंसान। विजान ने कहा, मैं सिर्फ एक कांच हूं, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, जिसकी किस्मत को तुमने अपनी हथेली में थाम लिया है। जितनी बार हाथ लगाओगे उतनी बार खून रसेगा, जितनी बार थामोगे उतनी बार घायल होगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, कुछ भी नहीं, पर एक वादा जरूर करता हूँ। ये कहते हुए विजान ने से अपने आप को इबो के उस बाहों से बाहर निकाला, एंड देन इबो की आंखों में देखते हुए कहा, जिस किसी ने भी मेरी जान को हाथ लगाया है ना, उसके साथ वो जो कुछ भी किया है, जब तक उन्हें मैंने अपने हाथों से मार नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी विजान नहीं है। ये कहते हुए विजान जैसे इबो की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे कर बाहर कंप्लीटली अंधेरा जा चुका था, और वहाँ से उस चांद की रोशनी विजान के ऊपर पड़ रही थी। विजान को जैसे खुद भी मालूम नहीं हुआ, लेकिन वो एक बार फिर से वही सुलगा हुआ जंगल लग रहा था, जिसे इबो जैसे बस एक टक देख रहा था। विजान इबो की तरफ देखने लगा, एंड इबो अगले ही सेकंड फिर आगे बढ़ता है और विजान को जैसे फिर अपनी बाहों में थाम लेता है। एंड देन उसने विजान की पीठ सहलाते हुए कहा, जो तुम्हें करना है कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, और मेरे ओमेगा को सब कुछ करने की छूट है। ये कहते हुए वो बस हंस रहा था, एंड विजान जैसे सक पका जाता है। तभी वो ने कहा, वैसे एक बात बताओ, इस खूबसूरती का राज क्या है? ये कहते हुए उसने विजान का वो हाथ पकड़ा है, लिटरली से उसे अपने चेहरे के करीब लेकर आया। एंड जैसे ही इबो ने ये किया था, एक पल के लिए अब जाकर विजान की निगाहें जैसे अपने ऊपर गई थी, एंड उसे रियलाइज हुआ था। अगले सेकंड उसने अपने हाथ को पीछे खींचा, एंड एक बार फिर से अपने आप को पूरी तरीके से कंप्लीटली ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर देता है। वजह से हंस जाता है। उसने हंसते हुए कहा, क्या इतने तो खूबसूरत लग रहे थे, एंड यकीन मानो चांद की रोशनी में तुम और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, पर तुम तो खैर बताओ मुझे इस खूबसूरती का राज क्या है? ये कहते हुए जैसे इबो विजान की आंखों में देखने लगा, एंड विजान जैसे कंप्लीटली अपनी आंखों को इबो से हटा लेता है। लिटरली वो जिसने नहीं देखना चाहता था। इबो ने कहा, क्या? अरे बता भी दो, मैं सच में नहीं लेके जाऊंगा तुम्हारी खूबसूरती को तुमसे कहीं। विजान ने कहा, अपना काम करो। इबो ने कहा, अपना काम ही तो कर रहा हूँ, अपने ओमेगा को देखना मेरा ही तो काम है, अब उसका अल्फा उसके ओमेगा को। तभी क्या विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरे अल्फा? इबो ने कहा, डोंट यू डेयर, हाँ डोंट यू डेयर, वरना अगले ही सेकंड में प्रूव कर दिखा सकता हूँ कि मैं समझ रहे हो ना। ठीक है, तो जैसे कि उसने बेड की तरफ इशारा किया, लिटरली से विजान ने अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है, जब लोग कसते हुए कहता है, तुम और कर भी कह सकते हो। इबो ने कहा, यकीन मानो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ डार्लिंग, बट अभी मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा तरस खा रहा हूँ। चलो बाय द वे बहुत सारी बातें हो गई हैं, अभी खाना खा लो, इस पर भी थोड़ा तरस खा लो, ना बहुत पैसों से कमाया है।
मेहनत से, तो प्लीज़ इसे बर्बाद मत करो और खाओ। ये कहते हुए ईबो उस स्पूनफुल मिल्क को जैसे विजान की तरफ बढ़ाने लगा, पर विजान जैसे अगले ही सेकंड अपने मुंह को ढक लिया। ईबो ने कहा अरे, तभी विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा तुम जानते हो ना कि मैं ऐसा खाना नहीं खाता हूँ। एंड ये बात सुनकर से ईबो के चेहरे के हाव थोड़े से बदल गए थे। उसने एक गहरी सांस ली, उस बोल के अंदर उस स्पून को वापस रखा, उस बोल को साइड किया एंड देन अपने आप को विजान के ऊपर लीन करते हुए कहा भूला मैं नहीं हूँ, पर तुम शायद ज़रूर गए हो कि तुम अब किसी के विडोअर नहीं बल्कि किसी के मेट हो। शादी हो गई है हमारी, तो कृपया कर कर अब वो सब कुछ करना शुरू करो जो कि एक शादीशुदा इंसान करता है जिसके पास उसका अल्फा होता है। तो डार्लिंग, शादी मुबारक हो, मीटिंग मुबारक हो, और हाँ, अब उस शादी की खुशी में अपना पुराना जीवन को बाय बाय कहो और इस नई लाइफ को हाय हाय कर कर जल्दी से अपना लो। और उसके अंदर ये खाना भी आता है। ये तो ईबो एक बार फिर से उस बोल को उठा लेता है, विजान की तरफ फिर से बढ़ाना शुरू करता है। तभी विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा आखिर तुम्हें मिल क्या रहा है। एंड विजान की बात सुनकर से ईबो विजान की तरफ देखता है एंड उसने अपनी आंखों को उचकाते हुए कहा क्या मतलब। विजान ने कहा क्या मिल रहा है सब कुछ कर कर। हाँ, आखिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, क्या चाहिए। आज तुम जवाब दे ही दो। हाँ, क्या मिल रहा है सब। मुझे ही अपना घर छोड़ दिया, अपनी माँ का ख्याल नहीं किया, सब कुछ लात मार कर तुम यहाँ इस गंद खाने में रह रहे हो और मुझसे मुझे खुद से नफरत करने पर और मजबूर कर रहे हो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मिल क्या रहा है ये सब कुछ कर कर। मुझे बताओ, हाँ बताओ तुम मुझे। विजान की इस बात पर ईबो ने सिर्फ विजान की तरफ देखा, उसकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछा एंड देन फिर वापस विजान की तरफ देखते हुए कहा तुम बदले में ये सब कर कर मुझे तुम मिल रहे हो, बस और क्या चाहिए मुझे। बिल्कुल वैसे ही जैसे सब कुछ कर कर तुम्हें तुम्हारा जुजवाना मिल रहा था, और उसके बदले में तुम्हें क्या ही चाहिए था। तो बस यही समझ लो, मैं तुम हूँ और तुम जुजवाना और जुजवाना और तुम और मैं। ठीक है, तो वजह से बस हंस रहा था। निजान जैसे बस अपनी आंखों को मोड़ कर एक कटीली आवाज़ में कहता है फिर देख लिया ना उस प्यार का नतीजा। ईबो ने कहा हाँ देख तो लिया और देख ही रहा हूँ, और सच कहूँ मेरे इस प्यार पर और प्यार आ रहा है, मज़ा है ना। ठीक है, तो ईबो से मुस्कुराते हुए विजान की तरफ देखा, विजान से अपने जबड़ों को भींच लेता है एंड फिर से ईबो की तरफ देखते हुए कहा ये सिर्फ एक सज़ा है, सज़ा जो आप अपने आप से नफरत करने पर मजबूर करते हैं। विजान की बात सुनकर ऑफ कोर्स ईबो जैसे हंस जाता है एंड उसने उस बोल को वहीं साइड में रखा एंड उसी विंडो पर वो उछल कर विजान के बगल में ही बैठ गया था। विजान अपने आप को समेट लेता है, वो ईबो से टच नहीं होना चाहता एंड कहीं ना कहीं ईबो ने नोटिस तो किया था, लेकिन उसने इग्नोर करने में ही अपनी भलाई समझी एंड देन उसने बस चकल करते हुए कहा सच बताऊं, वही जो तुम्हें मिल रहा था अपने जोजोहाना से प्यार कर कर। ये कहते हुए वो जैसे विजान की तरफ देखने लगा एंड विजान जैसे एक पल के लिए विजान ने कहा क्या। ईबो ने कहा अरे वही जो तुमने सुना, ऑफ कोर्स वही मिल रहा है मुझे जो तुम्हें उससे प्यार कर कर मिल रहा था। सच बताऊं पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीमे धीमे कर जैसे वक्त गुजर रहा है हाँ समझ आ रहा है। मुश्किल तो है, हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे बदले में चाहिए प्यार तुमसे, पर एक तरफा प्यार का भी एक अलग ही मज़ा है, यू नो। सब्र करते हुए अपने प्यार को अपने पास देखते हुए उस उम्मीद की एक लौ जलाते हुए कि एक दिन तो शायद कुदरत हम पर भी निसार होगी और इन आँखों में हमारी भी तस्वीर गुलजार होगी। अरे वाह, मैं तो एक शायर बन गया, मुझे ट्राई करना चाहिए, क्या कहते हो तुम। ये तो जैसे कि वो मुस्कुराता हुआ विजान की तरफ देखने लगा एंड विजान जैसे बस एक सपाट चेहरे की तरह ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा क्या सच में मेरी शायरी इतनी अच्छी शायरी कि तुमने बैंड बजा दी। हाँ क्या छोड़ो, तुम्हें हंसना वंसना नहीं आता क्या, थोड़ा हंस के भी दिखाया करो कभी कभार, हमेशा एक ही जैसा एक्सप्रेशन लेकर। विजान ने कहा क्यों, तुम्हें परेशानी है। ईबो ने कहा अरे नहीं, तुमसे क्या परेशानी होगी, तुमसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, मैंने कहा ना, बस जब तक खुद को नुकसान ना पहुंचाओ। ठीक है, तो वही ने फिर से अपने आप को विजान के ऊपर लीन किया एंड विजान जैसे अपनी सांसें अटका कर उसे कम्प्लीटली उस वॉल के पीछे की तरफ खिसके जा रहा था। वो खिड़की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी और वो दो लोग इस तरीके से इतना एक दूसरे के पास बैठे थे कि विजान जैसे बस ईबो की तरफ देख लगा एंड ईबो ने अपने आप को लीन कर विजान के लिटरली लिप्स के बहुत करीब ले जाते हुए कहा खुद को नुकसान ना पहुँचाओ, अपनी कद्र करो, अपने आप को मेरे पास रखो, पुराना सब कुछ भूलने की कोशिश करो, अगर भूल सको तो, और ना भी बोलो तो कोई बात नहीं, हम नई यादें बनाएंगे एंड उस यादों में तुम डेफिनेटली पुराना पीछे छोड़ दोगे और बस मेरे साथ चलना शुरू करोगे। हाँ बस मेरे साथ चलना शुरू करो। अब यही है
जो है हमारा, इसे तुम्हें और मुझे मिलकर ही संवारना होगा। अब बस ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम इन सब चीज़ों को बेजार कर देना चाहते हो या गुलजार। यकीन मानो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मेरी ज़िंदगी भी, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। बस इस बात की कदर करना, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये कहते हुए अगले सेकंड की वजह से बस पीछे हो गया था। एंड विजान जैसे जो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो एक सांस लेता है। एंड उसने अपनी आंखों खोलकर ईवो की तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों कुछ नहीं कहते, सिर्फ देखते रहते हैं। विजान ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, माँ, घर, परिवार। यहाँ कोई है जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो मैं हूँ। तो अगर किसी को सच में यहाँ होना चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूँ, तुम यहाँ। तभी कह के ईवो ने रिजान की तरफ देखते हुए कहा, सच में तुम अब भी ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हारी वजह से, तुम मेरे मेट हो तो तुम जहाँ होगे वहाँ मैं हूँगा। अब इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरा फैसला है, मेरा खुद का, उन सब चीज़ों को छोड़ने का। और वैसे भी वहाँ पर रहने का क्या ही फ़ायदा था जहाँ लोग मेरी मेट की इज्जत नहीं करते, जो मेरे मेट के खून के प्यासे हैं, जो मेरे मेट के साथ ये सब कुछ। देखो फिर याद मत दिलाओ, वरना मैं और गुस्सा हो जाऊंगा, और मैं गुस्सा नहीं होना चाहता। मैं तुमसे प्यार भरी बातें कर रहा हूँ, तो हम लोग प्यार भरी बातें करें। बताओ, मुझे बताओ तुम्हें कैसा प्यार पसंद है। मैं बिल्कुल वैसा ही तुमसे प्यार करूँगा। अब ये मत कहना कि तुम्हें प्यार पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स तुम्हें प्यार करना आता है। आई मीन उस इंसान से तुमने इतना प्यार किया है, थोड़ा बहुत शायद मेरे को भी कर लो। खैर करोगे तब करोगे, तुम्हारी मर्जी। बस मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें कैसा प्यार पसंद है। आई स्वेयर मैं वैसा करने की कोशिश करूँगा। हाँ मतलब तुम्हें तो एक तरफा प्यार में बहुत सारा एक्सपीरियंस है ना, पूरी ज़िंदगी का, और मैं ये अभी भी करना शुरू कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी टिप्स एंड एडवाइस दे ही सकते हो। प्लीज़ अपनी मेट को लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। हजर इसके पैसे नहीं लगते। ठीक है, तो वजह से एक अजीब सी शक्ल बनाकर रिजान की तरफ देख रहा था। रिजान को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान क्या सच में इसका। खैर इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इंसान है ही पागल। इसलिए विजान जैसे सपाट चेहरे की तरह ईवो की तरफ देख रहा था। एंड विजान के चेहरे को देखकर वजह से सिर्फ मुंह बना था। एंड उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, तुम सच में। हाँ खैर ये बताओ। बस पहले कि ईवो कुछ भी बोल पाता, विजान ने कहा, हम घर वापस कब लौटेंगे। एंड ये बात सुनकर ईवो जैसे बस एक हेल्पलेसली लुक के साथ विजान की तरफ देखता है। एंड देन उसने साय करते हुए कहा, कितनी दफ़ा कहूँ वो हमारा तुम्हारा घर नहीं है। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आता? घर वो होता है जो इंसान को प्रोटेक्ट करता है, घर वो होता है जो हमें अपनेपन का एहसास देता है, घर वो होता है जहाँ हम रहते हैं, और वो तुम्हारा घर नहीं है। वहाँ से लोगों ने तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। वहाँ पर लोगों ने सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। वहाँ पर लोग सिर्फ जलील थे। और ज़्यादा गालियाँ मत सुनवाओ, वरना कंट्रोल ही वो कंट्रोल। हाँ तो ये हमारा घर है स्वीट हार्ट, ये हमारा घर है। आज से ये कहो, ये हमारा घर है। ठीक है, तो वजह से अजीब ही लैंग्वेज में से रिजान से देख रहा था। रिजान ने से गहरी सांस लेते हुए कहा, फ़र्क नहीं पड़ता, वापस तो लौटना ही होगा ना कभी ना कभी, तो हम कब लौटेंगे? ईवो ने कहा, तुम्हें बहुत जल्दी है। रिजान ने से एक डार्क वॉइस में कहा, हाँ बहुत जल्दी है। शियान का बदला। ईवो ने कहा, कम ऑन, बदला लेने के लिए उम्र पड़ी है, पहले बदला लेने लायक तो हो जाओ। तुम्हारी हालत तो ऐसी हो रही है जैसे कि एक हवा चलेगी और तुम दूर जाकर गिरोगे। पहले खुद को पैरों पर तो खड़ा करने के काबिल कर लो, तब जाकर बदला ले लेना। तब तक इस घर में रहो, इस घर को घर जैसा बनाओ। कहते हैं ओमेगा को बहुत कुछ करना आता है। देखो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं आता, इसीलिए इस घर की हालत ऐसी है। और आंट मारिया को मैंने ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया, क्योंकि मैं बस चाहता था कि जो भी करो तुम करो। मेरा ओमेगा, ना, मैंने कहानियाँ सुनी हैं बचपन में कि एक अल्फ़ा और ओमेगा जब एक घर बनाते हैं ना, तो वो घर उनकी तरह महकना चाहिए, उनका अक्स दिखना चाहिए पूरे घर में। तो मैं बस चाहता हूँ कि इस छोटे से घर को हम हमारा घर बनाएं। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? क्या तुम इस छोटे से घर में मेरे साथ रहने में मेरी मदद करोगे? दिल से, हाँ प्लीज़। अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगा। और हाँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, ठीक है? नहीं तो वो आलीशान घर और ना ही वो सुकून आरामदायक कपड़े। मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता तुम्हें, पर जो भी दूंगा वो बेहतर ही देने की कोशिश करूँगा। हाँ फिर भी तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है? एंड इसके बाद मैं तुम्हें घर के बाहर भी एक दिन लेकर जाऊँगा, ताकि तुम इस पूरे एरिया को समझ लो, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे वक्त तक घर पर रहता नहीं हूँ। आज तो छुट्टी ले रखी है, लेकिन हाँ अब से तुम्हें आंट मारिया के साथ ही रहना होगा। वही तुम्हारा ख्याल रखेंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, अगर तुम्हें ठीक लगे तो, वरना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ही तुम्हारे साथ रहूँ और तुम्हारा ख्याल रखूँ। विजान ने कहा,
मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद का ख्याल। इबो ने कहा, हाँ वो तो मैंने देख ही लिया कि तुम कितना बढ़िया ख्याल रखते हो। ख्याल रखने से ज़्यादा खुद को सिर्फ तकलीफ पहुँचाते हो। एक जख्म भरता नहीं है कि दूसरा जख्म। ठीक है, तो हुए उसने सिर्फ विजान की उस कलाई की तरफ देखा एंड वहीं से एक फर्स्ट एड बॉक्स उठाया एंड देन विजान की कलाई पर वो उस पट्टी को बांधने लगा। विजान जैसे कुछ नहीं कह रहा था, वो सिर्फ ईबो की तरफ देख रहा था। इस इंसान को समझना, शायद विजान आज तक कभी ऐसे इंसान से मिला ही नहीं। विजान को खुद नहीं पता कि ये क्या है, नहीं पता उसे, बिल्कुल भी नहीं पता। उसकी ज़िंदगी उसे कहाँ लाकर खड़ा कर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। वो बस विजान ने से करवट पलट ली थी और तभी उसे एहसास हुआ कि वो उसके बगल में आकर लेट रहा है। विजान जैसे अपनी मुट्ठियों को पीछ लेता है एंड देन उसने एक ठंडी आवाज़ में कहा, क्या तुम? इबो ने कहा, क्या? विजान ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ। इबो ने कहा, देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये घर बहुत ठंडा है, लिटरली हम बहुत ठंडी जगह पर रह रहे हैं और अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए लेट रहा हूँ ताकि यू नो ना, बॉडी हीट एंड ऑल, इसीलिए सिर्फ। और मैंने तुमसे वादा किया है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए। ये तो वही जैसे ईबो ने विजान की तरफ देखा एंड विजान जैसे कम्प्लीटली अपने आप को टर्न कर लेता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी एक ठंडी आवाज़ में कहा, फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बगल में लेटो। एंड विजान का ये कहना था और वो सिर्फ एक गहरी सांस लेता है, अपना तकिया उठाता है एंड उस तकिए को वहीं फर्श पर डालकर उसने एक धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैंने कहा ना, इस घर में तुम्हारे सारे हुक्म चलेंगे, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। ये तो वो फर्श पर लेट गया था। पर जैसा कि ईबो को पता था, जैसे जैसे रात गहरी होगी तापमान और नीचे गिरेगा और अगले ही कुछ घंटों में ईबो को वो थरथराने की आवाज़ सुनाई देने लगी। विजान सच में काँप रहा था। उसके दांतों के किटकिटाने की आवाज़, करवट पलटने की आवाज़ ईबो को सब सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक वो बर्दाश्त करता है एंड फाइनली आखिरी में जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने आप को उसने बिस्तर के ऊपर लीन किया एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा, बस करो, हो गई जिद, और कितनी जिद करोगे? हाँ, मैंने कहा है ना, इस जगह को मुझसे ज़्यादा तुम नहीं जानते हो और अगर तुम ऐसे ही जिद करते रहे तो खुद तो बीमार पड़ोगी और साथ में मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। फिर सोचो हम क्या खाएंगे? हवा? उसे खाकर तो नहीं जिंदा रह सकते ना, तो कम से कम अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोचो। जिद करना बंद करो और अब मैं यहाँ लेट रहा हूँ और तुम कुछ नहीं कहोगे। पर इससे पहले कि विजान कुछ भी जिद करता, अगले सेकंड ईबो फाइनली विजान के पीछे आकर लेट गया था एंड विजान उसकी सांसें से उसके गले को थी। जब ईबो ने उसकी वेस्ट में हाथ डाला एंड से अपने करीब खींचा, विजान अपने उस कपड़ों को जैसे कस कर पकड़ लेता है। ईबो ने कहा, मुझे पता है विश्वास करना किसी पर बहुत मुश्किल होता है, वो भी तब जब आप पूरी तरीके से अकेले हों, डरे हुए हों, टूटे हुए हों और हर किसी से धोखा खाए हुए हों। बहुत मुश्किल होता है और मैं तुमसे ये कहूँगा भी नहीं कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं बस ये कहूँगा कि तुम मुझे परखो, खुद परखो। और अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना कि मैं हद पार कर रहा हूँ तो मुझे दूर धकेलने से पहले एक बार भी मत सोचना, मुझे याद दिलाने से पहले एक बार भी मत सोचना। मैं तुम्हारे ऊपर अपने आप को थोपूंगा नहीं, कभी भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि थोपे हुए रिश्तों का क्या हाल होता है। एक बार तुमने मुझसे जिक्र किया था मेरे पिता का, यकीन मानो वो, तो मुझे पता है इन रिश्तों का क्या होता है। मैंने मेरी माँ को देखा है बहुत छोटी उम्र से रोते हुए अकेले में, और इस चीज़ से मुझे बहुत नफरत है, बहुत नफरत कि कोई आपकी वजह से रोए। इसीलिए मैं कभी भी किसी के रोने का कारण नहीं बनना चाहता। मैं बताऊँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे पता है। तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे ये भी पता है। तुम मुझे कभी बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते, मुझे ये भी पता है। तुम मुझे कभी चाहोगे भी नहीं, मुझे ये भी पता है, मुझे सब पता है। लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बांध देती हैं और हमें उसके साथ जीना पड़ता है। ठीक है, तो हुए ये वो जैसे और ज़्यादा विजान को अपने पास खींचे जा रहा था। विजान जैसे बस कस कर अपनी आंखों को बंद किए जा रहा था। विबो के शब्द उसकी आंखों से आंसू निकालने के लिए काफ़ी थे। उसका शरीर जल रहा था, वो नहीं चाहता, उसे घुटन महसूस हो रही थी। वो बस यहाँ से दूर जाना चाहता है, पर कहाँ जाए, आखिर कहाँ जाए, किसके पास जाए? उसे तो पता तक नहीं है कि वो कहाँ है, उसे तो पता तक नहीं है कि वो कितना दूर है, और अगर दूर भी है तो लौट कर वो कहाँ जाएगा? ना कोई छोर है, ना कोई ठिकाना, ना कोई एक ऐसी जगह है जो उसे पुकार कर ये कह रही हो कि वो उसे चाहती है। इस दुनिया में कोई भी तो नहीं है ऐसा जो उसे ये कहे, सिवाय इस इंसान के। इंसान को सच में वो पर तरस आ रहा है, क्योंकि वो उसमें खुद को देख सकता है।
फिजान को पता है ये घुटन कितनी गहरी होती है, ये तपिश कितनी ज़्यादा जलाने वाली होती है, ये दर्द। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे और वहीं दूसरी तरफ ईबो जैसे अपनी दुनिया में खो चुका था। उसे बस अच्छा लगता था विजान से सब कुछ बांटना, और इतने वक्त में ही उसकी आदत सी बन गई है और वो बस बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। और तभी एक विजान ने कहा, तुम्हारी ग्रैंडमा का क्या हुआ? जैसे ही विजान ने कहा कि ईबो जैसे रुक गया, वो वैसे बस विजान ने कहा, क्या हुआ उनका? तुमने अभी तक पूरी बात नहीं बताई। हम वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे? शिचिनका का क्या हुआ? मार्कस का क्या हुआ? हमारी माँ, ईबो ने कहा, वो सब सही है, हमारे बगैर सब अच्छे ही रह रहे होंगे, वहाँ सिर्फ तकलीफ़ हमारे से थी ना, इसीलिए। एंड मेरी माँ हाउशवान है वहाँ, तुम चिंता मत करो, वो उनका मुझसे ज़्यादा ख्याल रखेगा। मैं तो किसी के लिए हूँ या ना हूँ क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ग्रैंडमा बहुत नाराज़ थी, तुम तो जानते ही हो ना, और मैं भी उनसे बहुत नाराज़ हूँ। नाराज़ कहना एक अलग बात होगी, मैं उनसे नहीं कहूँगा नफ़रत करता हूँ, क्योंकि वो मेरा खून है, मैं उनका खून हूँ, और खून के बीच में नफ़रत, फिजान ने कहा, पर मैं उनसे बहुत नफ़रत करता हूँ। इस बात पर मुझे से चकल कर जाता है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने तुमसे बहुत कुछ अजीज छीन लिया है ना। इस बात पर फिजान के से पूरा शरीर से ठंडा पड़ गया। एंड फिजान ने से एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ एक शियान थी जो मेरी थी, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं कभी खुद को माफ। ईबो ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। फिजान ने कहा, नहीं, कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। वो दर्द जो बीता हो खुद पर ना, उसे उस इंसान के अलावा कोई नहीं समझ सकता। सब सिर्फ कह सकते हैं, अपने आप को वहाँ रखकर समझ सकते हैं, पर असल में हम कहाँ हैं? ईबो ने कहा, जानना ज़रूरी है। फिजान ने कहा, हम कहाँ हैं? ईबो ने कहा, ओके, तो हम स्वीडन में हैं। फिजान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, नक्शे में एक जगह है बस, स्वीडन। हम वहीं के एक छोटे से टाउन के अंदर हैं, रहना शुरू कर रहे हैं। लंबा वक्त हो गया, अब तो यहाँ रहते रहते बहुत सारे लोग मुझे जान भी गए हैं, तो मैं उनसे मिलवाने लेकर चलूँगा। हाँ, वो सब लोग जैसे चौंक जाएंगे तुम्हें देखकर। फिजान ने से एक पल के लिए ईबो से खुद को अलग करते हुए कहा, कितना कितना दूर है ये चाइना से? ईबो ने कहा, क्या? फिजान ने कहा, कितना दूर है ये चाइना से? कितना वक्त लगेगा कि ट्रेन से हम पहुंच जाएंगे वापस चाइना? ईबो ने कहा, तुम्हें वापस जाना ही क्यों है? फिजान ने कहा, अरे कभी तो जाना होगा ना, कैसे जाएंगे बताओ ना, ट्रेन से कितना वक्त लगे कि कैरेज? ईबो ने कहा, अरे बहुत जल्दी है तुम्हें मुझे छोड़कर यहाँ से भागने की? हाँ पर भाग नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ कोई कैरेज वगैरह नहीं चलता। हाँ चलते हैं, लेकिन वैसे नहीं, यहाँ कार चलती हैं, कार हवा से बातें करती हुई। और हाँ, तुम्हें यहाँ से चाइना जाने के लिए हवाई जहाज़ में जाना होगा। हवाई जहाज़ नाम सुना है कभी? ठीक है, तो जैसे कि ईबो ने अपनी जमजमाती हुई आंखों से फिजान की तरफ देखा। फिजान जैसे बस अजीब सी निगाहों के साथ ईबो की तरफ देखने लगा। ऑफकोर्स उसके फेस पर कन्फ्यूजन नजर आ रहा था, क्योंकि उसने नाम नहीं सुना आज से पहले। गाड़ियाँ, हवाई जहाज़। फिजान ने कहा, ये क्या? तभी क्या कि ईबो ने फिर से फिजान को अपनी तरफ खींचा, एंड अपनी बाहों में कसते हुए कहा, बस बस बस, बहुत कुछ जानना है तुम्हें। हाँ, बहुत कुछ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, हम वापस कैसे जाएंगे, तो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा, पर अभी नहीं। सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा अभी, लेकिन जब वक्त आएगा तब। अभी तुम सो जाओ, और यकीन मानो तुम चाइना नहीं पहुंच पाओगे। अगर जाने की भी कोशिश करोगे तो भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मैं वहाँ कोई चाहता नहीं है। और अगर मैं चाइना में कदम रखा ना, तो आई स्वेयर सब लोग हमें जान से मार डालेंगे। और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो प्लीज़ यहीं रहो, ठीक है? और मैं भी विडोअर नहीं होना चाहता, ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूँ चीज़ें बहुत तकलीफदायक होती हैं, और मैं तो फिर से ऐसे नहीं देखना चाहता। सॉरी, अब तुम सो प्लीज़, ठीक है? गुड नाइट, ठीक है? तो वो से और ज़्यादा विजान को अपनी तरफ कस लिया था, एंड विजान जिस बस को पुश करने की कोशिश कर रहा था, एंड उनके इसी पुश एंड पुल के अंदर जैसे रात कब गुजर जाती है पता नहीं चलता। फिलहाल अब सुबह हो गई थी, एंड एक तेज़ आवाज़ के साथ विजान की आंखें खुली, जिससे कोई दो शख्स लड़ रहे हों। एंड एक बिल्कुल विजान को समझ नहीं आया, ऑफकोर्स, क्योंकि
ये चीज़ अभी भी समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अपने बेड पर जैसे बैठ जाता है एंड अपने साइड में देखता है तो ऑफकोर्स जगह खाली थी। एंड इस बात के लिए विजान जैसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा था, क्योंकि ईबो को अपने पास देखना अभी भी जैसे उसके लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। लेकिन ये आवाज़, विजान जैसे अपनी निगाहों को बाहर की तरफ करता है तो आवाज़ डेफिनेटली बाहर से ही आ रही थी। घर खाली था। तो एक पल के लिए विजान से गौर से सुना तो वो आवाज़ ईबो, डेफिनेटली वो ईबो की ही थी। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट समझ आया होगा एंड लिटरली यू कैन कनेक्ट नाउ विद द स्टोरी, क्योंकि अब स्टोरी एक डिफरेंट पेस पर चल रही है। बट यकीन मानिए स्टोरी वापस वहीं पहुंचेगी जहां से शुरू हुई थी, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। एंड आई एम श्योर जैसे ही स्टोरी अपना पेस और अपना पिक पकड़ेगी आप लोग इस सफ़र को भी इंजॉय करोगे। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए एंड लिटरली यू विल फील द अनदर रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन। ठीक है, अब फिलहाल विजान को पता चल चुका है कि वो चाइना से बहुत दूर है, एक स्वीडन जैसी जगह पर। डेफिनेटली उसने इन जगह पहली कभी नहीं सुनी है एंड उसे पता भी नहीं कि बाहर का क्या माहौल है। तो देखते हैं जब विजान बाहर कदम रखेगा और उस दुनिया से मुलाकात करेगा जिस दुनिया के बारे में वो कुछ नहीं जानता है, तो विजान का क्या हाल होगा। क्योंकि विजान जहाँ से आया है वो तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ डेफिनेटली टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड जो भी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था उस सब के बारे में भी अगर आपका कोई व्यू हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, और कोई सवाल हो, क्वेरी हो इस स्टोरी के रिगार्डिंग तो फील फ्री टू आस्क। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता दूँ ईबो की एनर्जी, ईबो की पावर चली गई है, पर इससे उसका चार्म कम नहीं होता। हमारा ईबो अभी भी ईबो ही है, द सेम प्रिंस हु विल ओन हिज ओमेगाज हार्ट वन डे। तो देखते हैं वो सफ़र कब अपने मकाम तक पहुंचता है। तब तक के लिए चैनल पर प्लीज़ अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर देना, और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।